नमस्कार सभी श्रोताओं को। आज हम उपन्यास कर्मभूमि के भाग 4 का वाचन करेंगे। समरकांत के घावों पर जैसे नमक पड़ गया। बोले ये आज नई बात मालूम हुई। तब तो तुम्हारे ऋषि होने पे मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मगर साधना के साथ कुछ घर गृहस्थी का काम भी देखना होता है। दिन भर स्कूल में रहो, वहां से लौटो तो चरखे पे बैठो, रात को तुम्हारी स्त्री पाठशाला खुले, संध्या समय जलसे में हो तो घर का धंधा कौन करे। मैं बैल नहीं हूँ, तुम ही लोगों के लिए इस जंजाल में फंसा हुआ हूँ। अपने ऊपर लाद न ले जाऊंगा। तुम्हें कुछ तो मेरी मदद करनी ही चाहिए। बड़े नीतिवान बनते हो। यहाँ यही नीति है तुम्हारी कि बूढ़ा बाप मरा जाए और जवान बेटा उसकी बात भी न पूछे। अमरकांत ने उदंडता से कहा, मैं तो आपसे बार बार कह ही चुका हूँ कि आप मेरे लिए कुछ ना करें। मुझे धन की जरूरत भी नहीं। आप भी वृद्धावस्था में हैं। सशंकित होकर भगवत भजन कीजिए। समरकांत तीखे शब्दों में बोले, धन ना रहेगा लाला तो भीख मांगोगे, ये चैन से बैठकर चरखा ना चलाओगे। ये तो ना हुआ। मेरी ही कुछ मदद करो। पुरुष विहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे, मुझे धन की जरूरत नहीं। कौन है जिसे धन की जरूरत नहीं? साधु सन्यासी तक तो पैसों के प्राण देते हैं। धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। जिसमें पुरुषार्थ नहीं वो क्या धन कमाएगा? बड़े बड़े तो धन की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। तुम किस खेत की मूली हो? अमर ने उसी वितंडा भाव से कहा, संसार धन के लिए प्राण दे, चाहे कुछ भी दे, मुझे धन की इच्छा नहीं। एक मजूर भी धर्म और आत्मा की रक्षा करते हुए जीवन का निर्वाह कर सकता है। कम से कम मैं अपने जीवन को उसकी परीक्षा करना तो चाहता हूँ। लाला जी का वाद विवाद ना अवकाश था। हार कर बोले, अच्छा बाबा कर लो, खूब जी भर कर परीक्षा, लेकिन रोज रोज रुपए के लिए मेरा सिर ना खाया करो। मैं अपनी गाड़ी कमाई तुम्हारे व्यसनों के लिए नहीं लुटाना चाहता। लाला जी चले गए। नैना कई एकांत में जाके खूब रोना चाहती थी, पर हिल भी ना सकती थी। और अमरकांत ऐसा विरक्त हो रहा था मानो जीवन उसे भार हो रहा हो। उसी वक्त मेहरी ने ऊपर से आकर कहा, भैया तुम्हें बहू जी बुला रही हैं। अमरकांत ने बिगड़ करा, जा कह दे फुर्सत नहीं, चली वहां से, बहू जी बुला रही हैं। लेकिन जब मेहरी लौटने लगी तो उसे तीखेपन से लज्जित हो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है सिल्लो, कह दो अभी आता हूँ। तुम्हारी रानी जी क्या कर रही हैं? सिल्लो का पूरा नाम था कौशल्या। कौशल्या में पति पुत्र और एक आंख जाती रही थी। तब से विक्षिप्त सी हो गई थी। रोने की बात पर हंसती थी, हंसने की बात पर रोती थी। घर के और सभी प्राणी, यहाँ तक कि नौकर चाकर तक उसे डांटते ही रहते थे। केवल अमरकांत ही था जो उसे मनुष्य समझता था। कुछ स्वस्थ होकर बोली, बैठी कुछ लिख रही है। लाला जी चीखते थे, इसी से तुम्हें बुला भेजा? अमर जैसे गिर गया हो। बात गर्द झाड़ता हुआ प्रसन्न मुख पर चला। सुखदा अपने कमरे के द्वार पर ही खड़ी थी। बोली, तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं। स्कूल से आकर चरखे पे बैठते हो। क्यों नहीं मुझे घर भेज देते हो? जब मेरी जरूरत समझना तो बुला भेजना। अब की आए मुझे 6 महीने हुए, मियाद पूरी हो गई है, अब तो रिहाई भी हो जानी चाहिए। ये कहते हुए उसने एक तश्तरी में कुछ नमकीन और मिठाई लाकर मेज पर रख दी और अमर का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बैठा कर दिया। ये कमरा और सब कमरों से बड़ा हवादार सुसज्जित था। दरी का फर्श था, उस पर करीने से कई गद्देदार और सादी कुर्सियां लगी हुई थीं। बीच में एक छोटी सी नक्शदार गोल मेज थी। शीशे की अलमारियों में साजिदे पुलसदे पुस्तकें सजी हुई थीं। आलों पर तरह तरह के खिलौने रखे हुए थे। एक कोने में मेज पर हारमोनियम भी रखा हुआ था। दीवारों पर धुरंधर रवि वर्मा और कई चित्रकारों की तस्वीरें भी शोभा दे रही थीं। दो तीन पुराने चित्र भी थे। कमरे की सजावट में सुरुचि और संपन्नता का आभास होता था। अमरकांत का सुखदा से विवाह हुए 2 वर्ष हो चुके थे। सुखदा 2 बार तो एक एक महीना रहकर चली गई थी। अब की उसे इस 6 महीने हो गए, मगर उसका स्नेह अभी तक ऊपर का ऊपर था। गहराइयों में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग थे। सुखदा ने कभी अभाव ना जाना था। जीवन की कठिनाइयां ना सही थी। वह जाने माने मार्ग को छोड़कर अनजान रास्तों पर पांव रखना से डरती थी। भोग और विलास को वह जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु समझती थी और उसे हृदय से लगाए रखना चाहती थी। अमरकांत को वह घर के कामकाज की ओर खींचने का प्रयास करती रहती थी। कभी समझती थी, कभी रूठती थी, कभी बिगड़ती थी। सास के ना रहने से एक प्रकार से वह घर की स्वामिनी हो गई थी। बाहर के स्वामी लाला समरकांत थे, पर भीतर का संचालन सुखीदाई के हाथों में था। किंतु अमरकांत उसकी बातों को हंसी में टाल देता था, किंतु अपना प्रभाव डालने की कभी चेष्टा न करता। उसकी विलास प्रियता मानो खेतों में होवे की तरह भांति उसे डराती रहती थी। खेत में हरियाली थी, दाने थे, लेकिन वह हुआ निश्चय भाव से दोनों हाथ फैलाए खड़ा उसकी ओर धुनता रहता था। अपनी आशा और दुराशा, हार और जीत वह सुखदा से बुराई की भांति छिपाता था। कभी कभी उसे घर लौटने में देर हो जाती तो सुखदा व्यंग करने में बाज ना आती, हाँ यही कौन अपना बैठा हुआ है, बाहर के मजे घर में कहाँ,
और ये तिरस्कार किसान की कड़े कड़े की भांति हौवे के भय की उत्तेजित कर देता था। वह उसका खुशामद करता, अपने सिद्धांतों के लंबे से लंबे रस्सी देता, पर सुखदा उसे अपनी दुर्बलता समझकर ठुकरा देती थी। वह पति को दया भाव से देखती थी, उसका त्याग में प्रवृत्ति का अनादर न करती थी, पर इसका तथ्य ना समझ सकती थी कि वह अगर सहानुभूति की भिक्षा मांगता, उसे सहयोग के लिए हाथ फैलाता, तो वह शायद वह उसकी अपेक्षा ना करती। अपनी मुट्ठी बंद करके अपनी मिठाई आप खाकर वह उसे रुला देता। वह भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेती थी और अपनी मिठाई आप खा जाती थी। दोनों आपस में हंसते बोलते थे, साहित्य इतिहास की चर्चा करते थे, लेकिन यौवन में गुण व्यापारों में पृथक थे। दूध और पानी का मेल हो, पर रेत और पानी का कोई मेल ना था, जो एक क्षण के लिए मिलकर भी पृथक हो जाते थे। अमर ने इस शिकायत की कोमलता या उसको समझा ही ना था, या समझकर भी उसका रस ना ले सका था। लाला जी ने तो अज्ञात किया था कि उसकी आत्मा उस वेदना की तड़प रही थी। बोला, मैं भी यही उचित समझता हूँ। अब मुझे पद छोड़ना, जीविका की फिक्र करनी ही पड़ेगी। सुखदा ने खींच कर कहा, हाँ, ज्यादा पढ़ लेने से सुनती हूँ आदमी बौरा जाते हैं। अमर ने लड़ने के लिए यहाँ भी आसीनें बढ़ा ली। तुम ये आक्षेप व्यर्थ ही कर रही हो। पढ़ने में मैं जी नहीं चुराता, लेकिन इस दशा में मेरा पढ़ना नहीं हो सकता। आज स्कूल में मुझे कितना लज्जित होना पड़ा, वह मैं ही जानता हूँ। अपनी आत्मा की हत्या करके पढ़ने में भूखा रहना काफी अच्छा है। सुखदा ने भी अपने शस्त्र संभाले। बोली, मैं तो समझती थी कि घड़ी दो बड़ी दुकान पर बैठ कर भी आदमी बहुत कुछ पढ़ सकता है। चरखे और जलसों में जो समय देते हो वह दुकान पर दो, तो कोई बुराई ना होगी। फिर जब तुम किसी के कुछ कहोगे नहीं, तो कोई तुम्हारे दिल की बात समझेगा कैसे? इस वक्त भी 1000 रुपए से कम नहीं। वह मेरे रुपए हैं, मैं उन्हें उड़ा सकती हूँ। तुमसे मुझसे चर्चा तक नहीं की। मैं बुरी सही, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। आज लाला जी की बातें सुनकर मेरा रक्त खौल रहा था। 40 रुपए के लिए तुमने इतना हंगामा सुना। तुम्हें जितनी जरूरत हो मुझसे लो। मुझसे लेते तुम्हारे आत्म सम्मान को चोट लगती है ना। अम्मा से ले लो, वह अपने को धन्य समझेगी। उन्हें इसका अरमान ही रह गया कि तुम उनसे कुछ मांगते। मैं तो कहती हूँ मुझे लेकर लखनऊ चले चलो। निश्चित होके पढ़ो, अम्मा तुम्हें इंग्लैंड भेज देगी, वहां से अच्छी डिग्री ला सकते हो। सुखदा ने निष्कपट भाव से ही ये प्रस्ताव किया था। शायद पहली बार उसने पति से अपने दिल की बात कही थी, पर अमरकांत को बुरा लगा। बोला, मुझे डिग्री इतनी प्यारी नहीं कि उसके लिए ससुराल की रोटियां तोड़ूं। अगर मैं अपने परिश्रम को धनोपार्जन करके पढ़ सकूं तो पढ़ूंगा, नहीं तो कोई धंधा देखूंगा। मैं अब तक व्यर्थ ही शिक्षा के मुंह में पड़ा हुआ था। कॉलेज के बाहर थी। अध्ययनशील आदमी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, मैं अभिमान नहीं रोक करता, लेकिन साहित्य और इतिहास की जितनी पुस्तकें इन 2-3 सालों में मैंने पढ़ी हैं, शायद ही मेरे कॉलेज में किसी ने पढ़ी हो। सुखदा ने इस अप्रिय विषय का अंत करने के लिए कहा, अच्छा, नाश्ता तो कर लो। आज तो तुम्हारी मीटिंग है। 9 बजे के पहले लौटने लगे तो टाकी में जाऊंगी। अगर तुम ले चलो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अमर ने रूखेपन से कहा, मुझे टाकिज वाकिज में जाने की फुर्सत नहीं है। तुम जा सकती हो। फिल्मों में भी बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है, तो मैं तुम्हें मना तो नहीं करता। तुम क्यों नहीं चलते? जो आदमी कुछ उपार्जन ना करता हो, उसे सिनेमा देखने का कोई अधिकार नहीं। मैं उसी संपत्ति को समझता हूँ जिसे मैंने अपने परिश्रम से कमाया हूँ। कई मिनट तक दोनों गुम बैठे रहे। अब अमर जलपान करके उठा तो सुखदा ने सप्रेम आग्रह से कहा, कल से संध्या समय दुकान पे बैठा करो। कठिनाइयों पर विजय पाना पुरुषार्थ मनुष्यों का काम है, अवश्य, मगर कठिनाइयों की सृष्टि करना, अनायास पांव से कांटे चुभाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अमरकांत इस आदेश का आशय समझ गया, पर कुछ बोला नहीं। विलासिनी संकटों में कितनी डरती है। वह चाहती है कि मैं भी गरीबों का खून चूसूं, उनका गला घोटूं। ये मुझसे ना होगा। सुखदा उसके दृष्टिकोण का समर्थन करके कदाचित उसे जी सकती थी, उधर से हटाने की चेष्टा करके उससे संकल्प को और दृढ़ कर सकती थी। अमरकांत जल से सहानुभूति करके अपने अनुकूल बना सकता था, पर शुष्क त्याग का रूप दिखाकर उसे भयभीत कर रहा था। धन्यवाद सभी श्रोताओं का मुझे सुनने के लिए। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए और आप मुझे प्रोत्साहित करना चाहें, तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट से भर दें। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।